हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 31 छलांग। यांग यी और सफेद कपड़े वाली महिला के जाने के कुछ ही देर बाद दो युवक, जिनके बाएं सीने पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था, उस बड़े पेड़ के नीचे दिखाई दिए। दोनों में से तुलनात्मक रूप से लंबे युवक ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और फिर हल्की सी सूंघी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, यहाँ इंसानों की गंध बनी हुई है। परिसु और वह आदमी जो उसे भागते समय अपने साथ ले आया था, जरूर यहाँ आए हैं। जब उसने यह सुना, तो उसके पीछे खड़े छोटे कद के आदमी ने अपनी आंखों में एक कामुक चमक दिखाए और कहा, कियाओजी, मैंने सुना है कि परिसु की सुंदरता बेमिसाल है। अब जब वह ब्लैकब्लड सील से पीड़ित हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है ना? कियाओजी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हेजी, अपने उन गंदे विचारों को दूर रखो। भले ही उसकी साधना बंद कर दी गई हो, लेकिन इस स्तर की विशेषज्ञ के पास निश्चित रूप से खुद को बचाने के लिए अन्य तरीके होंगे। इसके अलावा, हमें आदेश मिले थे कि उसे देखते ही तुरंत मार दिया जाए। क्या तुम्हें सजा का डर नहीं है अगर कोई दुर्घटना हुई? हेजी नामक उस व्यक्ति के चेहरे पर सजा शब्द सुनते ही उदासी छा गई और वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो, हम उनकी तलाश जारी रखते हैं। कियाओजी ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर वे उस दिशा की ओर भागे जिस ओर यांग ये भागी थी। डॉट 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 असीम ग्रैंड मायरीड पर्वतों में पीछे से उनका पीछा करने वाले लोगों के अलावा अनगिनत भयानक डाकबीस्ट भी थे। खासकर जब वे आगे बढ़े, तो भयानक डाकबीस्ट की संख्या और भी अधिक बढ़ गई। अगर सफेद कपड़े वाली महिला के पास उसकी दुर्जय दिव्य भावना नहीं होती, तो वे शायद पहले से ही डाकबीस्ट के पेट में होते। यांग ये ने महिला को एक गुप्त गुफा में रखा और फिर उसने बाओ ए द्वारा दी गई तावीज बनाने की सामग्री वापस ले ली। उसके बाद उसने महिला की पूरी तरह से उपेक्षा की और सीधे ट्रांसमिशन तावीज बनाना शुरू कर दिया। यांग ये को पता था कि अगर वे बिना किसी उद्देश्य के इसी तरह भागते रहे, तो उन लोगों को उनका पीछा करने और उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि वे डाकबीस्ट भी उनसे निपटने के लिए पर्याप्त होंगे। अब वह केवल एक ट्रांसमिशन तावीज बना सकता था और महिला से मदद के लिए पुकारने के लिए कह सकता था, अन्यथा वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। जब उसने यांग ये को ताबीज का ब्रश पकड़े और खाली कागज पर चित्र बनाते देखा, तो सफेद कपड़े पहने महिला की आंखें चमक उठीं और वह धीरे धीरे यांग ये के पास चली गई। जब उसने देखा कि सुनहरी गहन ऊर्जा कागज पर रेखाओं की तरह घूम रही थी, तो वह अपने दिल में चौंक गई और अनजाने में पूछ बैठी, आप एक ताबीज मास्टर हैं? जब उसने महिला की बात सुनी, तो यांग यी का हाथ कांप उठा, जिससे एक रेखा तिरछी हो गई और फिर पूरे तावीज की सारी रेखाएं एक गुच्छे में बदल गईं। वह कचरे में बदल गया था। यांग ये ने अपना सिर उठाकर महिला की ओर देखा और गुस्से से कहा, क्या तुम नहीं जानती कि जब कोई ताबीज बना रहा हो तो तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक और खाली ताबीज का कागज निकाला और फिर से चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब उसने यांग यी के व्यवहारिक रूप से आलोचनात्मक शब्दों को सुना, तो महिला क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसकी कोमल आंखें खाली तावीज के कागज को घूर रही थीं क्योंकि किसी को इतनी नजदीक से तावीज बनाते हुए देखने का मौका मिलना बहुत दुर्लभ था। यांग ये ने ताबीज का ब्रश पकड़ा और ध्यान से कागज पर चित्र बनाने लगा और उसने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि, चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न हो, दूसरा ताबीज फिर भी विफल हो गया था। उसने कभी ट्रांसमिशन तावीज नहीं बनाया था, इसलिए वह थोड़ा घबराया हुआ था। इसके अलावा, जब उसने सोचा कि कितने सारे फर्स्ट हेवन रियल्म विशेषज्ञ उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसका दिल शांत नहीं हो पा रहा था। सफेद कपड़े पहने महिला को थोड़ी निराशा हुई जब उसने देखा कि वह ताबीज विफल हो गया, लेकिन यह निराशा सिर्फ एक पल के लिए ही थी। उसने यांग ये को देखा और कहा, तुम्हें अपना दिल शांत करना होगा, अन्यथा तुम्हारे लिए ट्रांसमिशन तावीज बनाना असंभव है। तुम्हारे पास पर्याप्त समय है और तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर के वे प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ गलत रास्ते पर चले गए हैं। यह सुनकर यांग ये को अपने दिल में राहत महसूस हुई और फिर उसने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद, जब उसे लगा कि उसका दिल शांत हो गया है, तो यांग ये ने ब्रश पकड़ लिया और धीरे धीरे खाली तावीज के कागज पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे के बाद, यांग ये ने अपना ब्रश उठाया और सांस फूलते हुए फर्श पर बैठ गया। उसने कहा, यह ताबीज बनाना वाकई मुश्किल है। सौभाग्य से, मैं सफल हो गया। जैसे ही उसने ताबीज पर बने अजीब और सजीव चित्र को देखा, महिला की आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी, और जब उसने ताबीज की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से पहचाना, तो महिला की आंखों में स्पष्ट आश्चर्य दिखाई दिया। यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी का ताबीज है। भले ही वह एक ताबीज मास्टर नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि एक उच्च श्रेणी का ताबीज क्या दर्शाता है। क्या यह हो सकता है कि यह युवक एक पृथ्वी ताबीज मास्टर है? सफेद कपड़े पहने महिला ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया।
उसने पत्थर से ताबीज उठाया और उसे हवा में फेंक दिया। जब उसने देखा कि यह हवा में गायब हो गया है, तो उसने यांग ये को देखने के लिए पीछे मुड़कर कहा, चलो जल्दी से भागते हैं, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्या क्या यांग ये हैरान था। दो प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूर हैं और वे तेज गति से यहाँ की ओर भाग रहे हैं। क्या आपने यह नहीं कहा था कि वे दूसरी तरफ भाग गए? मैंने तुमसे झूठ बोला था। यांग ये अवाक रह गया और उसने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उसने महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया और मौत की खाई की ओर भागने से पहले गुफा से बाहर निकल गया। तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों के आने में लगभग कितना समय लगेगा? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। लगभग 2 घंटे। यांग ये ने यह सुनकर राहत की सांस ली। सौभाग्य से, अगर यह केवल 2 घंटे का समय है, तो हम उन तक टिके रह सकते हैं। हालांकि, महिला ने जो कहा उससे उसे राहत की सांस मिली, जो उसने अभी अभी ली थी, क्योंकि उसने महिला को यह कहते हुए सुना था। एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ यहाँ की ओर भाग रहा है, और उसकी ताकत उस ब्लड हैंड के बराबर है। यांग यी का दिल तुरंत लगभग पूरी तरह ठंडा हो गया। ब्लड हैंड के बराबर, यह कैसी धारणा थी? इसका मतलब था कि अगर वह विशेषज्ञ उसे मारना चाहता था, तो उसे बस अपनी उंगली हल्के से थपथपानी थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं निश्चित रूप से उससे लड़ने में असमर्थ हो जाऊंगा। आत्मसमर्पण। भले ही मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, क्या वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे? मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, और वह है भागना। ऐसे भागो जैसे कि मेरा जीवन इस पर निर्भर करता है। मृत्यु पर्वत श्रृंखला की मौत की खाई की ओर चलो, महिला ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पूरी गति से डेथ माउंटेन रेंज की ओर दौड़ लगा दी। डॉट 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 डॉट। यह एक बहुत ही खड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला ऊंची नहीं थी, फिर भी यह बहुत लंबी और चौड़ी थी। यह कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई थी, और यह एक विशाल ड्रैगन के शरीर की तरह थी। यह डेथ माउंटेन रेंज थी। इस पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करना वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करने के बराबर था। इसे ग्रैंड मायरीड पर्वत में एक अवरोध कहा जा सकता है। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में पहुंचने से पहले इस पर्वत श्रृंखला से गुजरना चाहता है, तो यह बिल्कुल असंभव होगा। क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला अनगिनत डार्क बीस्ट से भरी हुई थी जो प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के बराबर थी। यह वास्तव में इन असंख्य डार्क बीस्ट के कारण ही था कि प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के अंतर्गत मानव विशेषज्ञ केवल डार्क बीस्ट का शिकार कर सकते थे और ग्रैंड मायरीड पर्वत की सीमा के आसपास जड़ी बूटियों की खोज कर सकते थे, और वे ग्रैंड मायरीड पर्वत के भीतर वास्तव में पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बेशक, भले ही वे डार्क बीस्ट न हों, लेकिन जो मनुष्य पहले स्वर्ग के दायरे में नहीं पहुंचे हैं, वे ग्रैंड मायरीड पर्वतों में भी जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि ग्रैंड मायरीड पर्वत डार्क बीस्ट की दुनिया थी। वहां ऊंचे पहाड़ और घने जंगल थे, जिसकी वजह से ज्यादातर मनुष्य शायद उसमें पूरी तरह खो जाएं। बेशक, असली कारण जिसके कारण मनुष्य ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर रुकने और वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वह इस पर्वत श्रृंखला का नाम था, मृत्यु। इस पर्वत श्रृंखला की सीमा पर एक खाई थी, और इसे मौत की खाई कहा जाता था। डेथ एबिस की दूरी 3 किलोमीटर थी और चौड़ाई 300 मीटर थी, और इसके दोनों किनारे चिकने और खड़ी चट्टानें थीं, जिसकी वजह से यह बेहद खतरनाक था। डेथ एबिस इस खाई के नीचे था। यह अथाह था, और यह पूरे साल एक तरह की गहरी लाल धुंध से घिरा रहता था। अफवाह के अनुसार इस रसातल के तल पर कुछ लाखों मानव कंकाल थे, और ये मानव विशेषज्ञ थे जिन्होंने डेथ माउंटेन रेंज में कदम रखा था। सरल शब्दों में कहें तो डार्क बीस्ट्स ने डेथ माउंटेन रेंज में मनुष्यों का स्वागत नहीं किया। यांग ये ने महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया और डेथ एबिस में पहुंच गया। जब वह डेथ माउंटेन रेंज की गहराई की ओर बढ़ने ही वाला था, तो महिला ने उसे रोक दिया और कहा, वहां मत जाओ। वहां एक किंग रैंक डार्क बीस्ट पहरे पर है, और वहां जाते ही वह तुम्हें जिंदा ही फाड़ देगा। एक राजा रैंक डार्क बीस्ट। यांग ये ने घुटन भरी सांस ली। राजा रैंक डार्क बीस्ट पहले स्वर्ग क्षेत्र में मनुष्यों के बराबर थे, लेकिन उनकी ताकत मनुष्यों की तुलना में निश्चित रूप से अधिक दुर्जेय थी। क्योंकि डार्क बीस्ट की रक्षा और शारीरिक शक्ति बहुत दुर्जेय थी। अब हमें क्या करना चाहिए? यांग ये ने पूछा। चूंकि महिला ने उसे यहां आने के लिए कहा था, तो उसे उन्हें बचाने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। महिला ने अपने सुंदर हाथ से डेथ एबिस की ओर इशारा किया और कहा, नीचे कूद जाओ। क्या क्या नीचे कूदो? यांग ये ने सोचा कि उसने गलत सुना है। महिला ने सिर हिलाया और कहा, इस खाई में एक रहस्यमयी शक्ति है जो नीचे उतरने वाले किसी भी व्यक्ति की खेती को सील कर देती है। हमारे पास नीचे कूदने पर ही बचने का मौका होगा। यांग ये ने खाई की ओर देखा। खाई के नीचे देखना असंभव था, और यह लाल लाल धुंध से भरा हुआ था। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि नीचे उनके लिए कुछ भी अच्छा इंतजार नहीं कर रहा था। क्या हम वाकई नीचे कूदने जा रहे हैं? यांग ये ने घबराकर कहा। वह काय नहीं था, और यह सच में इसलिए था क्योंकि यह खाई थोड़ी ज्यादा डरावनी थी। हाहा, परिसु, अब तुम फंस गई हो। ठीक इसी समय क्षितिज से एक काला बिंदु चमक उठा। काला बिंदु बहुत तेज था।
यांग ये की पलक झपकते ही काला बिंदु मुट्ठी के आकार का हो गया था, और जब उसने एक बार फिर पलक झपकाई तो उसने देखा कि यह पहले से ही एक सिर के आकार का हो गया था। उसने फिर से पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं की और हिचकिचाना बंद कर दिया। उसने महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर मौत की खाई की ओर छलांग लगा दी। जैसा कि महिला ने कहा था, अगर वे यहाँ ऊपर रहे तो निश्चित रूप से मर जाएंगे, जबकि अगर वे नीचे कूदते तो भी उनके पास मौका था। चूंकि यह ऐसा ही था, इसलिए कूदना ही बेहतर था। जिस क्षण यांग ये ने अभी अभी डेथ एबिस में छलांग लगाई थी, गंजा और टैटू वाला आदमी उसी स्थान पर उतरा जहां यांग ये कुछ क्षण पहले खड़ा था। उसने धुंध को देखा जिसके पीछे यांग ये और सफेद कपड़े वाली महिला गायब हो गई थी, और उसका चेहरा बेहद उदास था। वह थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसने पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि वहां बहुत रहस्य था और वह जल्दबाजी में नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से एक ट्रांसमिशन तावीज आसमान में उड़ गया। गंजे टैटू वाले आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वे दोनों मौत की खाई में गिर गए। खोज बंद करो और अभी के लिए योजना बंद करो। सभी लोग तुरंत छिप जाओ। जो लोग अवज्ञा करेंगे उन्हें संप्रदाय के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। अध्याय 32 उसके आलिंगन में सौंदर्य। यांग ये ने सफेद कपड़े पहनी महिला को कसकर पकड़ रखा था। क्योंकि उनके उतरने की गति बहुत तेज थी, इससे उत्पन्न हवा के दबाव के कारण यांग ये के चेहरे पर हल्की चोट लग गई। दूसरी ओर उसके आलिंगन में महिला की हालत बहुत बेहतर थी। हालांकि उसका चेहरा पीला था, लेकिन वह बहुत शांत थी, जैसे कि वे किसी चट्टान से नहीं गिर रहे हों। महिला की खूबसूरत भौहें आपस में कसकर जुड़ गईं और वह यांग ये को देखने लगी, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं। इस समय वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। खास तौर पर यांग ये, जो इस बात से बहुत डर रहा था कि वह गिर जाएगी, इसलिए उसने अपने हाथों से उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था, जिससे उनके बीच कोई अंतर नहीं था। हालांकि अभी यह एक विशेष स्थिति थी, फिर भी वह इससे थोड़ी अपरिचित थी। जहां तक यांग यी का सवाल है, भले ही उसके आलिंगन में एक खूबसूरती थी, लेकिन वह इन सब के बारे में सोचने के मूड में कैसे था। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे जल्दी से नीचे पहुंच जाएं, क्योंकि उसके शरीर की ताकत के कारण 300 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई शायद उसे नीचे गिरने से नहीं रोक पाएगी। ज्यादा से ज्यादा उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। अज्ञात समय के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि वे दोनों अभी भी बाहर गिर रहे थे और नीचे तक नहीं पहुंचे थे, जिससे उसके दिल से भय और घबराहट की एक लहर तुरंत निकल गई। हम क्या चिल्लाएं? यांग ये असहाय था और वह अपनी उम्मीदें केवल उस महिला पर छोड़ सकता था। चूंकि उसने उसे नीचे कूदने के लिए कहा था, इसलिए उसे कोई रास्ता निकालना चाहिए। अन्यथा अगर वे अभी नीचे पहुंचते तो वे निश्चित रूप से गूदे के ढेर में बदल जाते, या ज्यादा से ज्यादा केवल उसकी लाश थोड़ी और बरकरार रहती। मुझे नहीं पता। महिला ने यांग यी की ओर देखा और उदासीनता से बोली, तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम्हें कैसे नहीं पता? तुमने मुझे नीचे कूदने के लिए कहा। यांग ये तुरंत क्रोधित हो गया। उसके गले लगी महिला वास्तव में बहुत गैर जिम्मेदार थी। उसने उसे नीचे कूदने के लिए कहा था, फिर भी उसने मुझे नहीं पता कहकर उसे अनदेखा कर दिया। यह दूसरों के जीवन के साथ पूरी तरह से उपेक्षा करने जैसा था। अगर तुम वहां ऊपर होते तो तुम अब तक मर चुके होते। कम से कम तुम अभी भी जीवित हो। महिला ने यांग ये पर उदासीनता से नजर डाली और फिर उसने अपना सिर घुमाया और यांग ये को देखने से इनकार कर दिया। यांग ये अवाक रह गया। हालांकि ये शब्द सरासर बकवास थे, फिर भी उसे मानना कि उसने जो कहा वह सही था। यांग ये ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। अगर मैं मर गया तो माँ और लिटिल याओ क्या करेंगे? उनकी रक्षा कौन करेगा? कोई रास्ता सोचो, कोई रास्ता सोचो। क्या हो रहा है? अचानक यांग ये की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, मेरे शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा क्यों गायब हो रही है? यह पहले ही चली गई है। महिला ने उदासीनता से कहा, मृत्यु की खाई के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति है। जो लोग इसमें उतरेंगे वे अपनी साधना खो देंगे और एक साधारण व्यक्ति बन जाएंगे। चूंकि अब आपके शरीर में मौजूद गहन ऊर्जा गायब हो गई है, तो इसका मतलब है कि हम नीचे पहुंचने वाले हैं। जब उसने यह बात कही तो महिला ने यांग ये की ओर देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज वास्तव में आपके साथ यहाँ मर जाऊंगी। तुम्हें पता था कि हम यहाँ नीचे कूदने के बाद मर जाएंगे, है ना? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। महिला के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और उसने कहा, तुम्हें अभी एहसास हुआ है? अगर हम वहां मर गए तो तुम्हें साफ पता होना चाहिए कि मेरा क्या होगा, है ना? बेशक यह तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। भूत संप्रदाय के पास एक गुप्त तकनीक है जिसे आत्मा संयम तकनीक कहा जाता है। वे हमारी आत्माओं को नियंत्रित करेंगे और हमें अपना गुलाम बना लेंगे। उस समय हम कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? यांग ये ने मजाक उड़ाया। इस महिला ने घोस्ट सेक्ट के ब्लेडहैंड से लड़ाई की और उसके जैसे एक निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया।
मूल रूप से वे घोस्ट सेक्ट के पीछा से भाग सकते थे, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में मौत को आमंत्रित करेगी और उसे डेथ एबिस में कूदने के लिए कहेगी। भले ही वह जानता था कि यह ज्यादातर इस महिला की गलती नहीं थी, लेकिन वह फिर भी नाखुश था। महिला मुस्कुराए और उसने कुछ नहीं कहा। वह इस आदमी की भावनाओं को समझ पा रही थी, क्योंकि दूसरों द्वारा मुसीबत में घसीटे जाने के बाद कोई भी अच्छे मूड में नहीं रहता। जब उसने देखा कि महिला चुप हो गई है, तो यांग ये ने महिला से बहस करना छोड़ दिया। वह एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसकी आंखें चमक उठी, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। उसने महिला को अपने से थोड़ा दूर धकेल दिया और फिर उसने अपने पेट को थपथपाते हुए कहा, छोटे दोस्त, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो और मुझे बचाओ। अगर तुम अब भी बाहर नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए वहां नहीं रह पाओगे। इस समय उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ है, और वह केवल उस रहस्यमयी छोटे जीव पर ही अपनी आशाएं टिकाए हुए था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक बैंगनी चमक चमक उठी और बैंगनी मिंक यांग ये के कंधे पर प्रकट हुई। जब उसने अचानक प्रकट हुए इस बैंगनी मिंक को देखा, तो सफेद कपड़े पहने महिला की आंखें खुली की खुली रह गईं। अपने उदासीन और शांत स्वभाव के बावजूद वह इस छोटे से साथी से चौंक गई जो अचानक प्रकट हो गया था। यह यहाँ कैसे आया? यह किस तरह का डाकबीस्ट है? मैंने ऐसा डाकबीस्ट कभी क्यों नहीं देखा? महिला के दिमाग में तुरंत कई सवाल कौंध गए। बैंगनी मिंक के प्रकट होने के बाद उसने अपना सिर यांग ये के गाल पर रगड़ा और तब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आसपास के वातावरण को घूर रही थीं, और फिर उसने अपनी आंखों में एक चकित भाव के साथ यांग ये को देखा। छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास हमें बचाने का कोई रास्ता है? यांग ये ने चिंतित स्वर में कहा और उस प्यारे छोटे साथी को देखा। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं। उसने यांग यी को देखा, फिर सफेद कपड़े वाली महिला की तरफ देखा। उसके बाद उसने फिर से पलकें झपकाईं और अंत में सिर हिलाया। यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने देखा कि छोटा लड़का सिर हिला रहा है। इस समय वह छोटे लड़के को गले लगाने और चूमने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। यह छोटा लड़का वाकई बहुत बहुत प्यारा है। बैंगनी मिंक ने यांग यी और सफेद कपड़े पहने महिला पर अपने पंजे साधे और फिर उसने अपने पंजे हवा में कुछ बार हिलाए। तुरंत एक बैंगनी प्रकाश अवरोध ने यांग ये और सफेद कपड़े वाली महिला को घेर लिया, और बैंगनी प्रकाश अवरोध के प्रकट होने के बाद यांग ये और महिला की उतरने की गति तुरंत धीमी हो गई। यांग ये को जब लगा कि उनकी उतरने की गति धीमी हो गई है, तो वह दिल से बहुत खुश हुआ, और जब उसने बैंगनी रंग के मिंक को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने वाकई एक खजाना उठा लिया। यह छोटा सा साथी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खजाना है। न केवल यह डाकबीस्ट को वश में करने में सक्षम है, बल्कि इसमें ऐसी क्षमता भी है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा खजाना है। सफेद कपड़े पहने महिला अपने दिल में बेहद हैरान थी। उसने यांग ये की तरफ देखा और उसे लगा कि वह इस आदमी को देख पाने में थोड़ी असमर्थ है। सबसे पहले उसके पास 5 तत्वों की गहन ऊर्जा थी, फिर वह एक तावीज मास्टर था। अब उसने वास्तव में एक डाकबीस्ट को बुलाया, और यह डाकबीस्ट इतना रहस्यमय था कि उसने भी इसे अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। क्या वह सचमुच लेबर डिसाइपल है? सफेद कपड़े वाली महिला को गहरा संदेह था। यांग ये और महिला के लिए एक बैंगनी प्रकाश अवरोध का निर्माण करने के बाद वह छोटा सा साथी यांग ये के भंवर डेंटियन में प्रवेश कर गया, और इससे सफेद कपड़े वाली महिला के दिल में बेहद सदमा लगा। वह कहाँ गया? वह अपनी जिज्ञासा को रोक न सकी और उसने इसके बारे में पूछा। यांग ये ने सफेद कपड़े वाली महिला की ओर देखा और कहा, यह एक रहस्य है। वोटेक्स डेंटियन एक रहस्य था, वह छोटा सा आदमी भी एक रहस्य था, और वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग इन 2 रहस्यों के बारे में जानें। खास तौर पर वह महिला जिसके पास जबरदस्त ताकत थी, क्योंकि अगर वह अपनी ताकत वापस पाने के बाद उसका विच्छेदन करना चाहती थी और वोटेक्स डेंटियन का अध्ययन करना चाहती थी, तो यह उसके लिए एक त्रासदी होगी। ओह, महिला ने कहा। उसके बाद वह बहुत समझदार हो गई और उसने इस बारे में पूछना बंद कर दिया, क्योंकि हर किसी के पास रहस्य होते हैं, और वह यह समझती थी। गिरने और गूदेदार बन जाने की चिंता से मुक्त होने के बाद यांग ये का दिमाग सक्रिय हो गया। क्योंकि एक सुंदरी का कोमल शरीर उसके आलिंगन में था और वह एक सामान्य व्यक्ति था, इसलिए उसने बहुत स्वाभाविक रूप से कुछ सामान्य प्रतिक्रियाएं दिखाईं। उसके आलिंगन में जो महिला थी वह बेहद खूबसूरत थी, और कहा जा सकता है कि वह यांग यी द्वारा अपने जीवन काल में देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। अतीत में अगर उसने ऐसी खूबसूरत महिला देखी होती जिसमें इतनी जबरदस्त ताकत होती, तो वह निश्चित रूप से उसे नाराज नहीं करता। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे हीनता का एहसास था, बल्कि वह अपनी सीमाओं को जानता था। इस तरह की महिलाएं बेहद महत्वाकांक्षी और घमंडी होती हैं, और अगर कोई साधारण आदमी उस पर अपनी नजरें गड़ाए तो वह निस्संदेह अपमानित होने के लिए कहेगा। ठीक इसी क्षण की तरह, भले ही महिला ने अपनी साधना खो दी हो, लेकिन उसके पास जो सहज गर्व था वह अभी भी बहुत स्पष्ट था। भले ही महिला ने इसे जानबूझकर प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन वास्तव में उसके पास यह गर्व था।
उदाहरण के लिए, जब से उसने अपनी साधना खोई थी, तब से लेकर अब तक उसने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगा था। यांग ये को लगा कि वह एक बहुत ही गौरवान्वित महिला थी। अगर यह कोई सामान्य समय होता, तो यांग ये निश्चित रूप से इस महिला पर अपने विचार नहीं रखता। हालांकि इस समय वे एक दूसरे से कसकर गले मिले हुए थे। भले ही उसके मन में कोई विकृत विचार नहीं था, लेकिन उसके शरीर में था। जैसे कि उसने यांग ये के शरीर में असामान्यता को महसूस किया हो, महिला का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और उसने यांग ये को देखते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या तुम मरना चाहते हो? यद्यपि यह केवल एक वाक्य था, परंतु उस महिला के मुंह से एक प्रभावशाली और शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जो उसके बोलने पर आक्रोशपूर्ण नहीं लग रही थी, तथा उसमें से हत्या की मंशा भी स्पष्ट झलक रही थी। जब उसने महिला से हत्या के इरादे को महसूस किया, तो यांग ये को लगा कि उसका सिर थोड़ा सुन्न हो गया है, और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, आवेग में काम मत करो। मेरा तुम्हारा अनादर करने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पूरी तरह से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, यह वास्तव में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हम अब एक ही नाव पर हैं, और हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं पड़ सकते। महिला कुछ नहीं बोली, वह बस यांग ये को देखती रही। यांग ये ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा भाग्य अभी भी अज्ञात है, इसलिए मैं ऐसे विचार कैसे कर सकती हूँ? यह सच है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, और यह मेरे शरीर की अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तुम्हें तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। यांग ये के पास यह सब गारंटी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही इस महिला ने अपनी साधना खो दी थी, यांग ये ने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि उसके पास कोई तुरुप का पता नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि उसने कहा था, वे दोनों एक ही नाव पर थे, और उन्हें एक छोटी सी गलतफहमी के कारण आंतरिक कलह में नहीं पड़ना चाहिए। महिला ने कुछ क्षण तक यांग ये को देखा, और फिर वह पलट गई और दूसरी दिशा की ओर देखने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यांग ये सच कह रहा था। यांग ये ने यह देखकर राहत की सांस ली। इस महिला की साधना सील कर दी गई है, फिर भी उसकी नज़र और प्रभावशाली आभा वास्तव में बहुत तेज है, जैसा कि एक विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती है। पहले के उस शर्मनाक दृश्य के कारण वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोले, और केवल सांसों की ध्वनि गूंजती रही, जिससे बैंगनी प्रकाश अवरोध के भीतर का वातावरण तुरंत थोड़ा भारी हो गया। एक अज्ञात समय के बाद यांग यी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और उसकी आंखों में अत्यंत स्पष्ट उत्साह और प्रसन्नता थी, क्योंकि उसके पैर ठोस जमीन को छू चुके थे। वे नीचे पहुंच चुके थे। इस बीच सफेद कपड़े पहने महिला ने भी अपनी आंखें खोलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उनकी नजरें एक दूसरे से अलग हो गईं, और उनकी नजरें बैंगनी रोशनी की दीवार को पार करके दूर की ओर चली गईं। जब उन्होंने दूर और अपने पैरों के नीचे का दृश्य साफ देखा, तो उनके हाव भाव तुरंत गंभीर हो गए। उन्होंने क्या देखा? अध्याय 33 भाग्य बनाया। हड्डियां। उनकी आंखों में हड्डियों का घना विस्तार भर गया। ये हड्डियां इंसानों और डाकबीस्ट दोनों की थीं, और वे जमीन पर एक मोटी परत में जमी हुई थीं, जिससे यह दृश्य बेहद भयानक और रहस्यमय लग रहा था। यांग ये ने जब इन हड्डियों को देखा तो वह भौंचक्का रह गया। यह जगह स्पष्ट रूप से एक अच्छी जगह नहीं है। अब जब मैं और सफेद कपड़े वाली महिला पूरी तरह से अपनी साधना खो चुके हैं, तो स्थिति बहुत खराब है। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में सफेद कपड़े वाली महिला को देखा, और जब उसने देखा कि महिला की भौहें भी कसकर एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, तो उसका दिल तुरंत डूब गया। उसने कहा, क्या तुम भी इस जगह से अपरिचित हो? जब उसने यांग ये की बात सुनी, तो उसने उसकी ओर देखा और कहा, तलवार संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार, डेथ एबिस एक ऐसी जगह है जिसका उपयोग डाकबीस्ट मनुष्यों को रोकने के लिए करते हैं। वे सभी मनुष्य जो बिना अनुमति के डेथ माउंटेन रेंज में प्रवेश करेंगे, उन्हें डाकबीस्ट मार देंगे और फिर डेथ एबिस में फेंक देंगे। जब वह यहाँ तक बोली, तो महिला ने अपनी निगाहों से आसपास के माहौल को देखा और धीमी आवाज में कहा, हालांकि यहाँ की स्थिति के आधार पर यह उतना सरल नहीं है जितना सतह पर लग रहा है। यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, क्या हम तलवार सेट के सदस्यों को सूचित करने के लिए ट्रांसमिशन तावीज का उपयोग कर सकते हैं? महिला ने अपना सिर हिलाया। उसने लाल धुंध की ओर थोड़ा ऊपर देखा, और फिर उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ, जब वह बुदबुदाई। यहाँ एक अजीब तरह की ऊर्जा है, और यह कानून की ऊर्जा है। जब उसने यहाँ तक बात की, तो उसकी आंखों में तड़प के भाव प्रकट हुए, और फिर उसने यांग ये की ओर उदासीनता से देखा और कहा, मुझसे मत पूछो कि कानून क्या है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे। तुम बहुत अद्भुत हो, लेकिन क्या तुम अब भी एक साधारण व्यक्ति नहीं हो? यांग ये ने अपने होठों को चटकाया और अपने दिल में थोड़ा नाराज था। वह मूल रूप से पूछना चाहता था कि कानून क्या थे, लेकिन अब जब महिला ने इस तरह से बात की थी, तो वह केवल इस विचार को छोड़ सकता था। यांग ये ने उसे शर्मिंदा करने के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। उसने ब्लडहाउंड से पहले जब्त की गई स्थानिक अंगूठी वापस ले ली, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें बह गई। जब उसने इसके अंदर के खजाने को देखा, तो यांग ये ने तुरंत एक अति प्रसन्न अभिव्यक्ति प्रकट की।
सिर्फ ऊर्जा के पत्थर ही 30,000 से कम नहीं थे, और ऊर्जा के पत्थरों के अलावा वहां लगभग 20 से ज्यादा खजाने थे। इसके अलावा इन खजानों में एक तलवार भी थी। यांग ये ने जब इस तलवार को देखा तो वह तुरंत उत्साहित हो गया, क्योंकि यह तलवार वास्तव में एक प्रोफाउंड रैंक की तलवार थी। भले ही यह केवल एक निम्न श्रेणी की प्रोफाउंड रैंक की तलवार थी, फिर भी यह प्रोफाउंड रैंक की थी। आखिरकार तलवार संप्रदाय के कई बाहरी दरबार के शिष्यों के पास भी प्रोफाउंड रैंक के खजाने नहीं थे। हालांकि इस तलवार के अलावा, जो कि गहन रैंक पर थी, बाकी खजाने उच्च श्रेणी के पीले रैंक के खजाने थे, और इससे यांग ये थोड़ा निराश हुआ। हालांकि कुछ ही समय में वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि स्थानिक वलय के भीतर 3 स्क्रॉल थे, और वे सभी वास्तव में तकनीकें थीं। वे क्रमशः एक निम्न श्रेणी की गहन रैंक तकनीक ब्लडथर्स्ट स्लैश, एक उच्च श्रेणी की येलो रैंक मूवमेंट तकनीक गेल स्टेप्स, और एक निम्न श्रेणी की गहन रैंक तकनीक ब्लैक ड्रैगन वेव थी। यांग ये को महिला की उपस्थिति से कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, और उसने 3 स्क्रॉल वापस ले लिए। ठीक जब वह उन्हें देखने वाला था, तो महिला ने अचानक कहा, गेल स्टेप्स के अलावा आप अन्य 2 तकनीकों की साधना नहीं कर सकते। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने पूछा, क्यों? ये गहन रैंक तकनीकें हैं। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, यांग ये ने महिला की ओर संदेह से देखा और कहा, तुम्हें ये 2 गहन रैंक तकनीकें पसंद नहीं आई होंगी, है ना? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये को इसकी संभावना के बारे में और भी अधिक आश्वस्त महसूस हुआ जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, और वह अनजाने में महिला से थोड़ा दूर चला गया। जब उसने यांग यी की बात सुनी और उसकी हरकतों पर गौर किया, तो महिला की पलकें झपकने लगीं और उसकी छाती अचानक और भी तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन कुछ ही समय में उसने अपना संयम वापस पा लिया और उदासीनता से कहा, जैसा तुम चाहो वैसा करो। किसी भी मामले में तुम्हें अपनी मौजूदा ताकत के साथ भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के पीछा से बचने में सक्षम होना चाहिए। यांग ये ने जब यह सुना तो वह दंग रह गया। वह भूत संप्रदाय के पीछा करने की बात समझ सकता था, लेकिन तलवार संप्रदाय भी उसका पीछा क्यों करना चाहेगा? जब उसने देखा कि महिला झूठ नहीं बोल रही है, तो यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, यह केवल 2 निम्न श्रेणी का गहन रैंक है। क्या इसकी कोई जरूरत है? महिला शुरू में यांग ये से बात करने का इरादा नहीं रखती थी। हालांकि जब उसने सोचा कि यांग ये तलवार संप्रदाय का एक शिष्य है, और यह बहुत संभावना है कि वह तलवार संप्रदाय की भावी पीढ़ी का प्रमुख व्यक्ति बन जाएगा, तो वह नहीं चाहती थी कि यांग ये गलत रास्ते पर चले जाए। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय कट्टर दुश्मन हैं। जब तक संप्रदायों के सदस्य एक दूसरे से भिड़ते हैं, तब तक वे आमतौर पर युद्ध में उतरते हैं। यदि आप भूत संप्रदाय की तकनीकों की साधना करते हैं, तो तलवार संप्रदाय और भूत संप्रदाय के अनुयायी निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेंगे, और भूत संप्रदाय तलवार संप्रदाय के किसी सदस्य को अपनी तकनीकों की साधना करने की अनुमति नहीं देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लड हैंड की तकनीकों के लिए माध्यम के रूप में रक्त की आवश्यकता होती है, और आप लगभग 10,000 लोगों को मारे बिना इसकी मूल बातें साधना करने में पूरी तरह असमर्थ होंगे। लगभग 10,000 लोगों को मारना। यांग यी को थोड़ा संदेह था, इसलिए उसने स्क्रॉल खोला और उसे ध्यान से देखा। जब उसने दोनों तकनीकों के परिचय को पढ़ना समाप्त किया, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। जैसा कि महिला ने कहा था, इन तकनीकों के लिए माध्यम के रूप में रक्त की आवश्यकता होती है, और यदि वह उन्हें ब्लड हैंड के स्तर तक विकसित करना चाहता था, तो कुछ दसियों हजार लोगों को मारे बिना इसे पूरा करना पूरी तरह से असंभव होगा। वह हत्या तो करता था, लेकिन वह केवल उन्हीं लोगों को मारता था जो उसे अपमानित करते थे। जहां तक खेती के लिए हत्या करने की बात है, तो वह खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता था। अंत में यांग यी ने इन दोनों तकनीकों को छोड़ दिया। एक तरफ ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खुद को इतने सारे लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ एक बार जब वह इसे विकसित कर लेता तो उसे शायद दोनों संप्रदायों के लोगों की खोज में बहुत परेशानी होती। यद्यपि प्रोफाउंड रैंक तकनीकें महान थीं, फिर भी उनका जीवन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था। जब उसने यांग ये की अनिच्छुक और अनिच्छुक अभिव्यक्ति को देखा, तो महिला ने ठंडे स्वर में कहा, यह सिर्फ 2 तकनीकें हैं। क्या आपको इतना अनिच्छुक होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मेरे तलवार संप्रदाय के पास कोई अच्छी तकनीक नहीं है। जब उसने यह सुना, तो यांग ये क्रोधित हो गया और बोला, क्या तुम आलोचना नहीं कर सकते? क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या साधना की है? मैंने तलवार संप्रदाय की बुनियादी साधना तकनीक और बुनियादी तलवार तकनीक की साधना की है। मेरे पास जो सबसे अच्छी तकनीक है, वह ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक है, जो मुझे केवल भाग्य से प्राप्त हुई थी, और यह उस प्रकार की थी जिसे हाथ से कॉपी किया गया था और इसमें कोई एनोटेशन नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि यह मेरे लिए आसान है? जब उसने देखा कि यांग ये एक क्रोधित बैल की तरह लग रहा है, तो महिला ने उपहास किया और कहा, क्या यह सिर्फ तकनीक नहीं है? जैसे ही उसने बात की, उसकी कलाई फड़फड़ाई और उसने यांग ये की ओर एक स्क्रॉल फेंका और कहा, यह एक मध्यम श्रेणी की गहन रैंक तकनीक है, तलवार क्यूई फिंगर। जब इसे उन्नत अवस्था में विकसित किया जाता है, तो तलवार क्यूई अंतहीन होगी जब तक गहन ऊर्जा बनी रहती है।
यांग ये लाल हो गया जब महिला ने उसे बेनकाब किया, फिर भी वह अपने दिल में बेहद उत्साहित था। क्योंकि यह तलवार क्यू फिंगर शायद वह तकनीक थी जिसका इस्तेमाल महिला ने ब्लेडहैंड के खिलाफ उनके अंतिम संघर्ष के दौरान किया था। जब उसने आकाश को ढकने वाली तलवार क्यूई के बारे में सोचा तो यांग ये बेहद उत्साहित हो गया और उसने कहा, मध्य श्रेणी का गहन रैंक। मेरे पास भी एक गहन रैंक तकनीक है। वह उत्साहित कैसे ना हो। यहाँ तक एल्डकियान जैसे बाहरी दरबार के बुजुर्गों के पास भी मध्यम श्रेणी की गहन रैंक तकनीक नहीं थी। यांग ये की आंखें चमक उठी जब उसने स्क्रॉल खोला और देखा। उसने अपनी आंखें उठाकर महिला की ओर देखा और कहा, क्या ये टिप्पणियां तुम्हारी हैं? महिला ने यांग ये की ओर देखा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोली। यांग ये को इस बात से गुस्सा नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। ये शब्द दिल से निकले हुए और सच्चे थे। क्योंकि प्रोफाउंड रैंक तकनीकें बेहद कीमती थीं, फिर भी इस महिला ने उसे देने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा, यह एक ऐसी तकनीक थी जिसमें एनोटेशन शामिल थे। दूसरे शब्दों में, जब वह भविष्य में इस तकनीक की खेती करेगा, तो वह निश्चित रूप से आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसे मेरी जान बचाने के लिए मेरा बदला समझो, महिला ने उदासीनता से कहा, और फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ब्लेडहैंड के उस खूनी ब्लेड का इस्तेमाल मत करो। यांग यी यह सुनकर दंग रह गया। मैं उस खूनी ब्लेड को लगभग भूल ही गया था। कलाई घुमाते ही खून से लथपथ ब्लेड उसके हाथ में आ गया। जैसे ही वह दिखाई दिया, खून की तीखी बदबू ने उस पर हमला कर दिया। यांग ये ने भौहें सिकुड़ी और उसने बलपूर्वक उस खून की बदबू को सहन किया क्योंकि वह उसे ध्यान से देख रहा था। उसके हाथ में खून से लथपथ ब्लेड की लंबाई 1 मीटर से ज्यादा और चौड़ाई 5 अंगुल थी और हैंडल पर कई खोपड़ियां बनी हुई थीं। ब्लेड का रंग लाल था, मानो उसे ताजे खून से बनाया गया हो, और जब उसने उसे ध्यान से देखा तो यांग यी को एहसास हुआ कि इस ब्लेड के अंदर लाल तरल बह रहा था। यह एक मध्यम श्रेणी का गहन रैंक का खजाना है। महिला ने यांग ये के हाथ में खून से सने ब्लेड को देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, यह एक ऐसा खजाना है जो बढ़ सकता है। इसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर इसे कुछ हजार लोगों का खून पीने के बाद गहन रैंक के शीर्ष ग्रेड में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। मध्यम श्रेणी का गहन रैंक। यांग ये की आंखें चमक उठीं। क्या खजाना है। यद्यपि युद्ध में किसी का साधना क्षेत्र महत्वपूर्ण था, तकनीक और खजाने भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। जब उसने यांग ये की आंखों में चमक देखी तो महिला ने धीमी आवाज में कहा, इस खूनी ब्लेड ने मेरे तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों को मार डाला है, इसलिए यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको मार डालूंगी। यह सुनते ही यांग यी की मुस्कान तुरंत रुक गई और उसने कहा, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उनका सिद्धांत था कि यदि दूसरे उनका सम्मान करेंगे तो वे भी दूसरों का सम्मान करेंगे, और यदि दूसरे उन्हें धमकी देंगे तो चाहे वह कोई भी हो, वे उस व्यक्ति को अपना शत्रु मानेंगे। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूं? महिला ने यांग यी को देखा और शांति से बोली। यांग ये ने खूनी ब्लेड को दूर रख दिया और कहा, अगर तुम हो तो हम दुश्मन हैं, और मैं अपने दुश्मनों पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा, भले ही वह दुश्मन कोई सुंदरी हो या तलवार संप्रदाय का शिष्य हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने पहले ही हत्या का इरादा जगा लिया था। उसके पास महिला को न मारने के कई कारण थे, लेकिन उसे मारने के कारण उनसे कहीं ज्यादा थे। उदाहरण के लिए, महिला उसके कुछ रहस्यों को जानती थी और सिर्फ यही कारण था कि वह उसे मार डाले। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने उसे धमकी भी दी थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? सफेद कपड़े वाली महिला ने चिढ़ाने वाली मुस्कान बिखेरी। अध्याय 34 अप्रत्याशित घटना। यांग ये का दिल कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बात उस महिला को पता चल जाएगी। उसने महिला को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें बचाने वाला माना जाएगा। तुम इस बात से इनकार तो नहीं कर रही हो? आपने मुझे बचाया। महिला ने इनकार नहीं किया। यांग ये ने आगे कहा, मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि तुम कृतज्ञ महसूस करोगे, लेकिन मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि मैंने जिसे बचाया है वह कृतघ्न हो। तलवार संप्रदाय में तुम्हारा दर्जा कम नहीं है, और तुम्हारी ताकत बहुत ही भयानक है। तुम्हारी पसंद और काम करने के तुम्हारे सिद्धांत ही तुम्हारी सारी समस्याएं हैं, जबकि मुझे किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे काम करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं था कि वह उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी तो उसने हार मान ली। यांग ये को विश्वास नहीं था कि महिला के स्तर के एक विशेषज्ञ के पास कोई जीवन रक्षक क्षमता नहीं थी। इसके अलावा, वे वर्तमान में एक निराशाजनक स्थिति में थे और वह उनके बीच आंतरिक कलह को भड़काना नहीं चाहता था। महिला कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने कहा, आप तलवार संप्रदाय की अनुयायी हैं, इसलिए आपके लिए भूत संप्रदाय के खजाने का उपयोग करना अच्छा नहीं है जो तलवार संप्रदाय के अनुयायियों के खून से सना हुआ है। यांग ये ने कहा, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक श्रमिक शिष्य हूँ, और श्रमिक शिष्य को तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं माना जाता। तुम्हारा क्या मतलब है? महिला ने यांग यी को देखा और धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने कहा, कुछ खास नहीं।
मैं बस यह नहीं चाहती कि दूसरे मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। बेशक, अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो हम यहाँ से जाने के बाद ग्रैंडकिन साम्राज्य में वापस लौट जाएंगे। किसी भी हालत में, मैं एक तावीज़ मास्टर हूँ, और मुझे अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह तलवार संप्रदाय को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था। इसके अलावा, अगर उसके पास एक संप्रदाय होता, तो भविष्य में दुनिया भर में घूमते समय उसके पास सुरक्षा होती। हालांकि, अगर उसके सामने यह महिला तुच्छ थी और उनके जाने के बाद उसके लिए परेशानी खड़ी करती, तो उसके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। संप्रदाय से विश्वासघात करने की सजा मौत है, महिला ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार, श्रमिक शिष्य केवल वे लोग हैं जिन्हें तलवार संप्रदाय ने संप्रदाय को साफ करने के लिए नश्वर दुनिया से भर्ती किया है, और श्रमिक शिष्यों के नाम तलवार संप्रदाय के नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है। दूसरे शब्दों में, मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ। चूंकि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं हूँ, तो मैं इसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? महिला चुप हो गई। अगर कोई और व्यक्ति होता, और भले ही वह आउटर कोर्ट रैंकिंग पर असाधारण प्रतिभाओं में से कोई होता जो ये शब्द बोलता, तो वह तिरस्कार और उपहास के साथ हंसती। हालांकि, यांग ये नामक यह आदमी अलग था। उसके पास सोने के तत्व की गहन ऊर्जा थी और वह एक तावीज मास्टर था। इसके अलावा, उसकी ताकत नश्वर क्षेत्र के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत थी जिसे उसने अपने जीवनकाल में देखा था। अगर ऐसा कोई शिष्य तलवार संप्रदाय को छोड़ देता, तो यह तलवार संप्रदाय का नुकसान होता। जब उसने यह सोचा, तो महिला ने कहा, मुझे आपके निजी मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको भूत संप्रदाय द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है, तो उस खूनी ब्लेड का इस्तेमाल करें। यांग ये ने जब महिला को समझौता करते देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी इस खूनी ब्लेड का इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया था। मैं तलवारबाजी का हुनर हूं, तो मैं ब्लेड का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? जब उसने उसकी बात सुनी, तो महिला को समझ में आ गया। नश्वर क्षेत्र के इस व्यक्ति ने उसके प्रति हत्या का इरादा जगाया था और संप्रदाय छोड़ने की बात कही थी क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो महिला ने यांग यी को देखा और अपने दिल में कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नश्वर क्षेत्र के एक प्रोफाउंडर के पास वास्तव में इतना अडिग चरित्र और संकल्प होगा। मैंने अभी वास्तव में उसे कम आंका था। उनके बीच संघर्ष से निपटने के बाद, यांग ये ने आसपास के माहौल का जायजा लिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि रात होने वाली थी, आसपास की दृश्यता लगातार कम होती जा रही थी। बेशक, भले ही दिन का समय हो, लेकिन उनकी दृष्टि का क्षेत्र 100 कदम की दूरी से अधिक नहीं पहुंच पाता, जबकि लाल रंग की धुंध यहां मौजूद थी। अगर हम यहां बैठे बैठे कुछ नहीं करेंगे तो यह निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। क्या आपके पास कोई विचार है? यांग ये ने पूछा। नहीं, महिला का जवाब बहुत सीधा था। यांग ये ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे कोई आइडिया आएगा। वह दक्षिण की ओर चला गया, फिर भी उसने देखा कि उसके सामने का क्षेत्र अभी भी धुंध से ढका हुआ था जबकि जमीन अभी भी हड्डियों से ढकी हुई थी। उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया, और फिर वह वापस वहीं चला गया जहां से वह शुरू हुआ था और कहा, हमारे पास यहाँ भोजन नहीं है, न ही हमारे पास पानी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम निश्चित रूप से आसपास के कंकालों में बदल जाएंगे। हालांकि वे दोनों ही प्रोफाउंडर थे, फिर भी उन्हें खाना पीना पड़ता था। खासकर तब जब मौजूदा हालात में उनकी खेती को सील कर दिया गया था। क्या तुम्हें कोई जानकारी है? महिला ने पूछा। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, हम दक्षिण की ओर चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि हम इस जगह से निकल पाते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह खाई गोल है। दक्षिण की ओर क्यों? यह प्रश्न पूछते हुए महिला के माथे पर बल पड़ गए। तलवार संप्रदाय दक्षिण में है, यांग ये ने समझाया। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हमारे पास गहन ऊर्जा होती, तो हमें मृत्यु पर्वत श्रृंखला से सर्प वन तक की यात्रा करने में ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि, इस समय हमारी साधना बंद हो चुकी है। अगर हम दक्षिण की ओर चलकर सर्प वन से बाहर कहीं निकल भी पाते हैं, तो भी 10 दिनों से ज्यादा समय के बिना ऐसा करना निश्चित रूप से असंभव होगा। क्या हम 10 दिनों से ज्यादा समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं? यांग ये ने हंसते हुए कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अपने हृदय में आदेश दिया और 9वीं श्रेणी के डाकबीस्ट को बुलाया। यांगे द्वारा बुलाए जाने से भूरा भेड़िया बेहद नाखुश था और उसने यांगे को बुरी तरह घूरा, क्योंकि जब तक वह अंदर था, तब तक वह उसके लिए बेहद आरामदायक था। सफेद कपड़ों वाली महिला चौंक गई जब उसने 9वीं रैंक के डाकबीस्ट को देखा। उसने डाकबीस्ट को देखा और फिर यांगे को गहराई से देखा। जब उसने देखा कि भूरा भेड़िया वास्तव में उसे घूर रहा है, तो यांगे थोड़ा क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका और उसने गुस्से से कहा, तुम किसको घूर रहे हो? बोलते हुए उसने दक्षिण की ओर इशारा किया और कहा, हमें उस दिशा में ले चलो, नहीं तो बस भाड़ में जाओ। मैं मुफ्तखोर लोगों को नहीं रखता। मेरा मतलब भेड़ियों से है। यांगे की आवाज सुनकर भूरा भेड़िया काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर भी उसने आखिरकार समझौता कर लिया।
वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था जो ऊर्जा से भरी हुई थी, और वह उस छोटे से साथी को नाराज नहीं करना चाहता था। जब उसने भूरे भेड़िए को समझौता करते देखा, तो यांग ये भूरे भेड़िए की पीठ पर चढ़ गया, और फिर उसने महिला की ओर देखा और कहा, ऊपर आ जाओ। हमें यहाँ इसे लेकर अकेले चलने की जरूरत नहीं है। महिला ने भूरे भेड़िए की ओर देखा और फिर वह यांग ये के पीछे उतरने के लिए उछल पड़ी। वह यांग ये से थोड़ी दूर उतर गई थी, और इससे यांग ये थोड़ा निराश हो गया। उसने मूल रूप से महिला को अपने सामने बैठाने का इरादा किया था, और फिर महिला को गले लगाते हुए उसने भेड़िए से तेजी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। दुर्भाग्य से यह योजना क्रियान्वित होने से पहले ही खत्म हो गई। उसने भूरे भेड़िए को थपथपाया और वह समझ गया कि उसका क्या मतलब था। स्वूश, वह एक धूसर छाया में परिवर्तित हो गई जो आगे की ओर बढ़ी। ग्रे वुल्फ ने लगभग 2 घंटे तक तेजी से दौड़ लगाई। पूरे रास्ते में जमीन पूरी तरह हड्डियों से ढकी हुई थी। इससे यांग ये और महिला के चेहरे पर उदासी छा गई। ग्रे वुल्फ की रफ्तार से वह 2 घंटे में 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने में सक्षम था। हालांकि 150 किलोमीटर से ज्यादा की यह दूरी हड्डियों से ढकी हुई थी। इससे उन दोनों के दिलों में सदमा लगा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ कितनी जिंदगियां दफन हैं। इसके अलावा यह सब खत्म होने से बहुत दूर था। ग्रे वुल्फ के 1 और घंटे तक तेजी से भागने के बाद आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था और उनके आगे घना अंधेरा छा गया था। यांग ये इस मामले में असहाय था और वह केवल ग्रे वुल्फ को रुकने के लिए कह सकता था। उसने एक चांदनी पत्थर निकाला और आगे देखते हुए उसकी भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ गईं। यह मौत की खाई बहुत रहस्यमयी थी। रास्ते भर जमीन हड्डियों से ढकी हुई थी और यहाँ तक कि लाल धुंध भी थी, जिससे यह पूरी तरह से एक रहस्यमय आभा में ढकी हुई थी। भले ही हड्डियों और धुंध के अलावा उन्होंने पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं देखा था जो उनके लिए खतरा था, लेकिन यांगे को यह महसूस होता रहा कि कुछ बुरा होने वाला है। इस बीच महिला ने अचानक पूछा, आपने इस 9वीं रैंक के डाकबीस्ट को कैसे वश में किया? वह इस मामले से बहुत हैरान थी। आखिरकार डाकबीस्ट्स को इंसानों के बारे में बिल्कुल भी अच्छी धारणा नहीं थी और उन्हें किसी इंसान के अधीन करना व्यवहारिक रूप से असंभव था। फिर भी यांग ये के पास वास्तव में 2 डाकबीस्ट थे और ये दोनों डाकबीस्ट उसकी हर बात मानते थे। अगर उसने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा होता, तो वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करती। आकर्षण, जब मैं नेदर वुल्फ गॉज में उससे मिला तो वह मेरे आकर्षण से वशीभूत हो गया। उसके बाद उसने मुझे छोड़ने से इनकार कर दिया। बस इसी तरह वह मुझसे जुड़ गया। यांग ये ने आसपास के माहौल को देखा और लापरवाही से बहाना बनाया। क्या मैं बहुत बेवकूफ लग रही हूँ? महिला ने सपाट आवाज में कहा। यांग ये ने कहा, मुझे लगता है कि आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम इस जगह से कैसे निकलेंगे, न कि इस बात की कि यह भूरा भेड़िया मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आपकी ताकत इतनी जबरदस्त है और आपका ज्ञान इतना विशाल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई विचार ही नहीं है? या इन सब के बारे में आपके मन में कोई विचार ही नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको वाकई मौत से कोई डर नहीं है? मेरे पास कोई विचार नहीं है। और मेरे पास कोई विचार भी नहीं है। क्या तुम्हें सच में मौत से डर नहीं लगता? यांग ये ने यह सवाल पूछते हुए महिला की तरफ देखा। पूरे रास्ते में उनका रास्ता खतरे से भरा था, फिर भी इस महिला ने घबराहट या डर का एक भी निशान नहीं दिखाया था। भले ही उस समय वे खाई में गिर रहे थे, लेकिन महिला अभी भी शांत और संयमित थी। कहने की जरूरत नहीं है, उसे वास्तव में उसके प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस हुई। तलवार संप्रदाय के अनुयायी मर सकते हैं, लेकिन उनके दिल में डर नहीं हो सकता। महिला यांग ये का मार्गदर्शन करती दिख रही थी। यांग ये ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, यदि आप यह कहना चाहते हैं कि मैं मृत्यु से डरता हूं, तो इसके बारे में खुलकर कहें। तुम्हें मौत का डर नहीं है? क्यों? यांग ये ने उत्सुकता से पूछा। महिला ने यांग यी की ओर उदासीनता से देखा और कहा, यदि आप मृत्यु से डरते थे, तो आपने ब्लडहैंड को मारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया होता। यदि आप मृत्यु से डरते थे, तो आप भागते समय मुझे साथ नहीं लाते। आपका यह चरित्र और स्वभाव तलवार के मार्ग में विकसित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला की आंखों में वास्तव में प्रशंसा के भाव प्रकट हुए। चीख। ठीक उसी समय जब यांग ये कुछ कहने ही वाली थी, अचानक उनके ऊपर एक तीखी और कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। इस पहली चीख के साथ ही दूसरी और तीसरी चीख भी लगातार गूंजी, और कुछ ही देर में पूरे इलाके में तीखी और कान फाड़ देने वाली चीखें गूंजने लगीं। यांग ये की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई जब उसने ये चीखें सुनी, और फिर उसने आसमान की ओर देखा। आसमान में हरे रंग के कई जोड़े प्रकाश के बिंदु थे। हालांकि वह इन डाकबीस्ट्स की शक्ल को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, यांग ये जानता था कि ये हरे रंग के प्रकाश बिंदु निश्चित रूप से उन डाकबीस्ट्स की आंखें थीं। 9वीं रैंक के ग्रे वुल्फ के लिए उसने एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की, और उसका शरीर कांप उठा, जबकि वह जमीन पर लेट गया और हिलने से इनकार कर दिया। अगर उसके साथ भेड़ियों का एक झुंड होता, तो वह इन डाकबीस्ट से नहीं डरता जो उससे कम रैंक के थे। हालांकि समस्या यह थी कि वह उनके इलाके में था, इसलिए वह केवल मौत के आने का इंतजार कर सकता था।
8वीं श्रेणी के डाकबीस्ट नाइट बर्ड। वे दिन में निष्क्रिय रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं और उन्हें समूहों में घूमना पसंद है। उनका पसंदीदा भोजन मानव मस्तिष्क है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे डाकबीस्ट वास्तव में डेथ एबिस में रह रहे हैं। सफेद कपड़े पहने महिला ने आसमान में प्रकाश के घने हरे बिंदुओं को देखते हुए बड़बड़ाया। क्या आप हमें जीवित रहने का तरीका बता सकते हैं? यांग ये ने गुस्से से कहा। महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही मेरी साधना सील न की गई हो, मुझे ऐसे डाकबीस्ट से डरना होगा जो समूहों में चलते हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम अंत में मौत से बच नहीं पाएंगे। महिला ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि आकाश में प्रकाश के घने हरे बिंदु यांगी और उसकी ओर तेजी से बढ़े। अध्याय 35 रक्तरेखा दबाव। यांग ये ने अपनी कलाई घुमाई और उसके हाथ में प्रोफाउंड रैंक की तलवार दिखाई दी और उसने एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट की। वह मौत के आने का इंतजार नहीं करेगा, और अगर वह मर भी गया तो वह लड़ते हुए मरेगा। जहां तक सफेद कपड़े पहने महिला की बात है तो उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, और ऐसा लग रहा था मानो नीचे उतर रहे सभी डाकबीस्ट महज जुगनू हों। नाइटबर्ड का झुंड काले जाल की तरह यांग यी और महिला की ओर बढ़ रहा था, और उन्होंने जो आवेग दिखाया वह बेहद चौंकाने वाला था। क्या मैं सचमुच यहां मर जाऊंगा? जैसे ही उसने आकाश और पृथ्वी को ढंकने वाले नाइटबर्ड्स को देखा, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि वह मरना नहीं चाहता था और प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि भले ही उसकी साधना बंद न हुई हो, वह इतने सारे नाइटबर्ड्स की घेराबंदी से बच नहीं पाएगा। मियाओ। ठीक उसी समय जब नाइटबर्ड से बना वह काला जाल यांग ये और महिला से 1.5 मीटर दूर था, एक बैंगनी चमक चमकी और बैंगनी मिंक उनके सामने प्रकट हुआ। उसके बाद एक जोरदार चीख जो न तो तीखी थी और न ही कानों को चीरने वाली, आसमान में उठी, और उसी समय बैंगनी रोशनी की एक किरण ने यांग ये और महिला को घेर लिया। बैंगनी मिंक के प्रकट होने के बाद जो दृश्य सामने आया वह अजीब था। जैसे ही बैंगनी मिंक दिखाई दिया, नाइटबर्ड्स का घना समूह तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दिया, और उन्होंने आगे बढ़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। हालांकि क्योंकि पीछे बहुत सारे नाइटबर्ड्स थे और आगे के नाइटबर्ड्स रुक गए थे, इससे पीछे के नाइटबर्ड्स आगे की ओर बढ़ गए जबकि आगे के नाइटबर्ड्स ने अपनी स्थिति बनाए रखी। यांग ये और सफेद कपड़े पहने महिला तब अवाक रह गईं जब उन्होंने देखा कि नाइटबर्ड्स आगे बढ़ने से डर रहे थे। मूनलाइट स्टोन की रोशनी पर भरोसा करके उन दोनों ने स्पष्ट रूप से देखा कि सामने वाले नाइटबर्ड्स वास्तव में कांप रहे थे, और वे बिल्कुल उस भूरे भेड़िए की तरह लग रहे थे जो उनके सामने लेट गया और कांप रहा था। भले ही उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन प्रतीत होता है कि असीम नाइटबर्ड्स की परत दर परत अंतहीन अंधेरे के पर्दे के नीचे यांग ये और महिला की ओर लगातार घेरे हुए थी, और यह इस हद तक था कि अंत में ऐसा लग रहा था जैसे यांग ये और महिला एक काली घंटी से घिरे हुए थे। जैसे ही उसने असीम हरे रंग की आंखों को देखा, यांग ये को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है क्योंकि नाइटबर्ड्स की संख्या वास्तव में बहुत अधिक थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि अगर उसकी साधना सील नहीं की गई होती, भले ही उसके बगल में बैठी महिला की साधना सील नहीं की गई होती, तो भी वे शायद इस रसातल के तल पर ही नष्ट हो जाते। बगल में खड़ी महिला यांग यी से बेहतर स्थिति में लग रही थी। उसने नाइटबर्ड्स की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसकी नज़र बैंगनी मिंक पर थी, जबकि उसकी भौहें एक दूसरे से कसकर चिपकी हुई थीं। मियाओ। जब उसने देखा कि न केवल वे नाइटबर्ड रुके नहीं हैं, बल्कि उनकी जगह और भी कई आ रहे हैं, तो बैंगनी मिंक को गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार चीख मारी, जबकि उसके पूरे शरीर पर बैंगनी फर खड़ा हो गया, और फिर उसके शरीर से एक अदृश्य दबाव की किरण निकली। यह दबाव देखा नहीं जा सकता था, लेकिन यांग यी और महिला के लिए यह बहुत स्पष्ट था। उन नाइटबर्ड्स ने भी इसे महसूस किया, और विशेष रूप से सामने की नाइटबर्ड्स की पंक्ति ने। वे इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ लग रहे थे, और वे पीछे मुड़ने और अपने साथियों से टकराने से पहले तेज चीखें निकालते थे। पीछे बहुत सारे नाइटबर्ड थे, तो आगे की पंक्तियों में बैठे कुछ लोग तुरंत कैसे हमला कर सकते थे? तो एक और अजीब दृश्य सामने आया। आगे की पंक्तियों में बैठे अनगिनत नाइटबर्ड्स बाहर निकलने में असमर्थ लग रहे थे, और उन्होंने वास्तव में अपने साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अगर वे यहीं रहे, तो उनके साथ कुछ बहुत ही भयानक घटित होगा। जब जमीन पर मौजूद भूरे भेड़िए ने उन नाइटबर्ड्स को एक दूसरे पर हमला करते देखा, तो उसकी आंखों में नाइटबर्ड्स की बदकिस्मती से खुशी की चमक दिखी। इसके अलावा बैंगनी मिंक के दिखने के बाद भूरा भेड़िया खड़ा हो गया था, और उसका शरीर कांपना बंद हो गया था। जब उन्होंने देखा कि उन नाइटबर्ड्स ने वास्तव में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो यांग ये और महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। उसके बाद दोनों की निगाहें हवा में उड़ते हुए बैंगनी मिंक की ओर गईं। वास्तव में इस बैंगनी मिंक की उत्पत्ति क्या है? यह वास्तव में उन नाइटबर्ड्स को अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मारने में संकोच नहीं करने देता। लगभग 1 घंटे के बाद नाइटबर्ड्स आखिरकार तितर बितर हो गए। हालांकि वे गायब नहीं हुए थे, बल्कि वे आसमान में दिखाई दिए थे। ऐसा लग रहा था कि अनगिनत हरी आंखों की जोड़ी ने एक विशाल और घने तारों वाले आकाश का निर्माण किया था।
जाहिर है उन्होंने यांग यी और महिला के दिमाग को खाने से हार नहीं मानी थी, और वे अभी के लिए दूर ही रह रहे थे। जब उसने देखा कि वे नाइट बर्ड्स आसमान में ही रह गए हैं, तो उस छोटे से साथी ने वहां जाने और उन्हें भगाने का इरादा किया। हालांकि यांग ये ने जल्दी से उसे रोक दिया। हालांकि ये नाइट बर्ड्स उस छोटे से साथी से बहुत डरते थे, लेकिन कोने में फंसे जानवर बेतहाशा काम करते थे। इसलिए अगर छोटा साथी उन पर बहुत ज्यादा दबाव डालता, तो अगर वे पागल हो जाते, तो उन सभी को यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ती। यांग ये ने जब उसे रोका तो वह छोटा सा साथी थोड़ा असहाय हो गया। अंत में उसने आसमान में नाइट बर्ड्स को घृणा से घूरा, और फिर उसे लगा कि ये नीच प्राणी समझदार नहीं है। इसलिए उसने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अपने छोटे पंजे हिलाए। गुस्सा मत हो, यांग ये ने छोटे साथी को गले लगाया और उसके रोएदार छोटे सिर को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद। वह दिल से बोल रहा था। छोटे से साथी ने उसे 2 बार बचाया था। शुरू में उसने सोचा कि छोटे साथी को केवल भागना आता है और उसके पास कोई अन्य क्षमता नहीं है, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह गलत था। छोटे साथी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक प्यारी मुस्कान प्रकट की, और फिर वह यांग ये के कंधे पर चला गया और फिर उसने यांग ये के गाल पर अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वे बहुत अच्छे दोस्त थे। यांग ये ने फिर से उस छोटे लड़के को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे लड़के, अभी अंदर मत जाओ। बाहर ही रहो और उन लोगों को रोकने में हमारी मदद करो। बोलते हुए उसने ऊपर की ओर इशारा किया। छोटे से साथी ने उन हरी आंखों की ओर देखा और फिर सिर हिला दिया। यांग ये ने जब छोटे लड़के को सिर हिलाते देखा तो वह मुस्कुराया और फिर उसने पूछा, वे तुमसे इतना क्यों डरते हैं? उस दिन यांग ये को बहुत झटका लगा जब उसने भूरे भेड़िए को छोटे से साथी से डरते हुए देखा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे नाइट बर्ड्स वास्तव में छोटे साथी से इतने भयभीत होंगे, और वे ऐसी स्थिति में आगे आने की हिम्मत नहीं करेंगे जहां वे निश्चित रूप से जीत हासिल कर सकते थे। इसके अलावा वे वास्तव में अपने जीवन के लिए भागने के लिए एक दूसरे को मारने लगे। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, और ऐसा लगा कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उत्तर कैसे दे। यह ब्लडलाइन प्रेशर है। इस बीच बगल में खड़ी सफेद कपड़े पहने महिला ने धीमी आवाज में कहा, डार्कबीस्ट ब्लडलाइन पर दबाव डालते हैं। कुलीन ब्लडलाइन वाले डार्कबीस्ट न केवल आश्चर्यजनक गति से खेती करने में सक्षम हैं, बल्कि वे निम्न डार्कबीस्ट पर दबाव डालने में भी सक्षम हैं। ठीक उसी तरह जैसे किंवदंती के दिव्य ड्रैगन द्वारा उत्पन्न ड्रैकोनिक दबाव। जब निम्न ब्लडलाइन वाले डार्कबीस्ट ड्रैगन के सामने खड़े होते हैं, तो युद्ध की बात तो दूर, वे उस दबाव का विरोध भी नहीं कर पाते। छोटे से लड़के ने महिला की ओर देखा और पलकें झपकाईं, फिर भी उसने अपना सिर नहीं हिलाया, न ही सिर हिलाया। एक कुलीन वंश। यांग ये हैरान था और उसने पूछा, एक वंश कुलीन कैसे बनता है? सफेद कपड़े पहने महिला ने यांग ये को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो, और उसने कहा, यह स्वाभाविक है क्योंकि उस व्यक्ति या डार्कबीस्ट के पूर्वजों में कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ है। चाहे वह इंसान हो या डार्कबीस्ट, जब तक वे संत क्षेत्र विशेषज्ञ बन जाते हैं, तब तक उनके शरीर के भीतर की रक्त रेखा उत्परिवर्तित होगी और कुछ चमत्कारी क्षमताएं प्राप्त करेंगी। इसके अलावा उनके रिश्तेदारों और वंशजों को रक्त रेखा के इस उत्परिवर्तन के कारण कुछ चमत्कारी क्षमताएं प्राप्त होंगी। उदाहरण के लिए, खेती करने में प्राकृतिक प्रतिभा, असाधारण शारीरिक शक्ति के साथ पैदा होना, इत्यादि। बेशक उन्हें अपनी रक्त रेखा को सक्रिय करना होगा। यांग ये ने महिला की तिरस्कार भरी निगाहों की उपेक्षा की और उत्साहित होकर कहा, आप कह रही हैं कि छोटे लड़के के पूर्वजों के बीच संत क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रकट हुए हैं? संत क्षेत्र विशेषज्ञ। संत क्षेत्र विशेषज्ञ बनने के लिए किसी को संत क्षेत्र प्राप्त करने से पहले नश्वर क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग क्षेत्र, राजा क्षेत्र, आत्मा क्षेत्र, उत्कृष्टता क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र से गुजरना पड़ता था। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र को 9 रैंकों में विभाजित किया गया था। इसलिए संत क्षेत्र विशेषज्ञ बनना स्वर्ग पर चढ़ने जितना ही कठिन था। किसी भी मामले में दक्षिणी क्षेत्र में कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। सफेद कपड़े पहने महिला ने छोटे से साथी को देखा और कहा, चूंकि यह अपने रक्त के माध्यम से दबाव उत्सर्जित कर सकता है, इसलिए संभवतः इसके पूर्वजों में कोई सेंट रियल्म विशेषज्ञ दिखाई दिया है। हालांकि मैं वास्तव में उत्सुक हूं। यह एक मिंक है, लेकिन मैंने ऐसा मिंक कभी क्यों नहीं देखा? इसके अलावा डार्कबीस्ट के बारे में किसी भी रिकॉर्ड में इसके बारे में कोई जानकारी दर्ज नहीं है। यांग ये भी थोड़ा हैरान था। उस छोटे से साथी की उत्पत्ति वास्तव में बहुत रहस्यमय थी। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि किसी भी मामले में वह छोटा साथी अब उसका साथी था और इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जहां तक रहस्यमय होने की बात है, उसके पास जो छोटा भंवर था वह पहले से ही काफी रहस्यमय था। इस बीच छोटे साथी ने अपने छोटे पंजे को यांग यी की ओर इशारा किया और फिर उसने उत्तर की ओर इशारा किया। वहां कुछ है? यांग ये ने पूछा। छोटे से साथी ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और फिर से इशारा किया। आप हमें वहां जाने के लिए कह रहे हैं? छोटे लड़के ने सिर हिलाया। यांग ये ने भेड़िए पर छलांग लगाने में संकोच नहीं किया और फिर उसने महिला की ओर देखा।
वह एक पल के लिए झिझकी, फिर वह छलांग लगाकर यांग ये के पीछे उतर गई। यांग ये ने भूरे भेड़िए को थपथपाया और वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है और तेजी से उत्तर की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि वह नहीं जानता था कि छोटा सा आदमी उन्हें उस दिशा में क्यों ले जाना चाहता था, फिर भी यांग ये ने बिना किसी शर्त के उस पर विश्वास करना चुना, क्योंकि उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि छोटा सा आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मौजूद छोटे से साथी के साथ ग्रे भेड़िया ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पहले से भी ज्यादा तेजी से भागा। इससे यांग ये को बेहद संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि एक चीज थी जिसकी वजह से वह खुश नहीं हो पाया, उसके ऊपर मौजूद नाइटबर्ड्स। वे नाइटबर्ड्स वास्तव में उनके साथ चलने लगे थे और उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इसलिए जब यांग ये ने पीछे मुड़कर देखा तो यह हरे रंग की रोशनी का एक असीम विस्तार था जो उसकी आंखों में प्रवेश कर गया। भूरे भेड़िए को और तेजी से भागने पर मजबूर करने के अलावा यांग यी इस मामले में पूरी तरह से असहाय था, और यह तब तक ठीक था जब तक कि नाइटबर्ड्स नीचे गोता लगाकर उन पर हमला नहीं करते। रात के दौरान ग्रे भेड़िया बिना रुके 8 घंटे तक पागलों की तरह भागता रहा, और वह रात से लेकर दिन तक भागता रहा, फिर भी यह अभी भी हड्डियों का एक रास्ता था जो उनके पैरों के नीचे पड़ा था। हालांकि भोर होने पर उनके ऊपर के नाइटबर्ड पूरी तरह से गायब हो गए थे और इससे यांगे को राहत की सांस लेने का मौका मिला। 2 घंटे और चलने के बाद अचानक आगे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। जब उसने प्रकाश की यह किरण देखी तो यांगे के चेहरे पर एक अति प्रसन्नतापूर्ण भाव उभर आया। चूंकि सूरज की रोशनी उस क्षेत्र को रोशन कर सकती थी, तो भले ही वे अभी भी डेथ एबिस से बाहर नहीं निकले थे, फिर भी यह दर्शाता था कि उनके पास डेथ एबिस से बाहर निकलने की उम्मीद थी। आखिरकार सूरज की रोशनी उस जगह में प्रवेश करने में भी सक्षम नहीं थी जहां वे इससे पहले थे। जब उसने प्रकाश की वह किरण देखी तो यांग ये के पीछे खड़ी सफेद कपड़े वाली महिला के चेहरे पर भी एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।